नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कृषि कानून को लेकर संग्राम जारी है। 2 दिनों से किसान दिल्ली कूच करने के लिए जूझ रहे थे। पहले दिन जहां किसानों के हुजूम को सीमा पारी रोक लिया गया, तो दूसरे दिन किसान आंदोलन के लिहाज से बेहद ही गहमा गहमी भरा रहा है, जहां न तो किसान झुके न पुलिस थकी। दोनों ओर से काफी जोर आजमाइश होती रही और पूरे दिन किसानों ने जो कोहराम मचाया उससे लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ गईं। उधर शाम होते होते सरकार ने आखिरकार किसानों के आगे घुटने टेक दिए और उनको दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद अब किसान दिल्ली कूच करने के लिए चल पड़े हैं। ये जो पूरा आंदोलन किसानों का है, उससे जुड़े कुछ अहम सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्यों किसानों का गुस्सा आखिर बढ़ता जा रहा है? कृषि कानून क्या वाकई में किसानों के अधिकारियों को छीन रहा है? क्या ये कानून अमीरों के लिए बना है? इन तमाम अहम मसलों पर बात करेंगे। लेकिन दिल्ली में जाने की इजाजत किसानों को मिली और वो भी बुराड़ी के ग्राउंड में उन्हें जाने की इजाजत मिली, तो किसानों ने कहा कि नहीं, वहां नहीं जाएंगे। एक दिक्कत और किसानों के साथ है, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा से किसान आ रहे हैं उनका कोई नेतृत्व ही नहीं है। अलग अलग किसानों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में आज मुजफ्फरनगर से भी किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि मुजफ्फरनगर में उनको रोका जाएगा, नहीं रोका गया। मेरठ में उन्होंने डेरा डाल दिया है, आज रात वहीं रुके हैं वो। कल सुबह 9 बजे वो लगातार वहां से निकलेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। यानी कल का दिन इस लिहाज से भी गहमा गहमी वाला हो सकता है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा एडवोकेट कपीश कुमार श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विनोद विलोनी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, और साथ ही एडवोकेट सौरभ वासु साहब भी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल अशोक पांडे साहब आपसे। पहले आप कानून लेकर के आए, आपने कहा किसानों के लिए फायदा है, किसानों ने कहा नहीं हमारे लिए नुकसान है, वो आंदोलन करना चाह रहे हैं, तो आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलवा रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये अच्छा है क्या? देखिए, मेन बात यह है कि किसान नहीं कह रहे हैं, किसानों को कुछ लोग पार्टियां दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रही हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार तो किसानों की सरकार ही है। जब योगी जी आए, पहली कैबिनेट में ही किसानों का कर्ज माफ किया। ये योगी कैबिनेट से तो कोई समस्या ही नहीं उनको, वो तो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, पैसा आ रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं अशोक पांडे जी? और सुन लीजिए, किसान उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का किसान बिल से प्रसन्न है। सेंट्रल ने कानून बनाया है कि यूपी ने कानून बनाया? पहले इतना तो समझ लीजिए अशोक पांडे साहब, फिर तो बोलिए। केंद्र ने तो फिर बताइए ना, केंद्र सरकार क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, केंद्र ने कानून बनाया है। उत्तर प्रदेश का किसान भी किसान होता है, वो उत्तर प्रदेश का किसान इस बिल से प्रसन्न है। ये अलग बात है कि पंजाब में आत्महत्याएं हो रही हैं, किसानों द्वारा की जा रही हैं, महाराष्ट्र में की जा रही हैं, वही किसान आज दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहे हैं। जबकि देश का किसान निश्चित है खुशहाल है, इस बिल को पाके धन्य है। किसान सर सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है, आंसू गैस के गोले खा रहा है, लाठियां खा रहा है, और आप चैन से रात को सोते हैं ना? आपको झूठ बोल के आपकी नींद नहीं गायब होती? किसानों को कुछ पार्टियां दिग्भ्रमित करके, इसके पहले भी दिग्भ्रमित करने का कुप्रयास हुआ, इस बार भी किसानों को कुछ पार्टियां कौन बताइए ना, नाम बताइए ना सर। कुछ पार्टियां क्या होता है? कांग्रेस पार्टी है, खास करके कांग्रेस पार्टी है। वो उत्तर प्रदेश में किसानों को अपने राजनीतिक का हथियार बना के, जबकि उसे पंजाब पर, महाराष्ट्र पर ध्यान देना होगा। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान इस किसान बिल से सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। इस भार धान की जो खरीद हुई है दुगनी हुई है, और योगी जी ने कहा कि 72 घंटे के अंदर उनका पैसा उनके खाते में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का किसान, हिंदुस्तान का किसान इस बिल से प्रसन्न है। ठीक है सर, मैं आता हूं अशोक पांडे साहब। आपने कहा कि कांग्रेस से दे रही है इसको। विनोद जी, आपके आंदोलन को क्या कांग्रेस का समर्थन है? कांग्रेस के कहने पे आंदोलन कर रहे हैं? किसान इतना बेवकूफ नहीं है। किसान खेती किसानी करता आ रहा है। हमारी पुश्तैनी 10 पीढ़ी हमारी हो गई हैं, 50 पीढ़ी हमारी हो गई खेती किसानी करते हुए। हम किसी हमारा नुकसान और फायदा हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? भैया आप समझा दो।
अगर आपको ये लग रहा है कि किसान जो है भ्रमित हो रहा है तो उससे ही गोद में बैठ के आंदोलन कर रहा है, तो आप समझाओ ना, आमने सामने बैठो, हमारे प्रतिनिधि बैठा लो, हम लोग को बैठा लो, सरकार के प्रतिनिधि बैठ जाए, किसान को उसके नफे नुकसान का फायदा समझा दो। अगर आप फायदा की बात करते हैं तो उसे समझाना पड़ेगा ना आपको। अब क्यों नहीं आते हो समझाने? बिल लाए हो आप, आपने लिमिट खत्म कर दी भंडारण की, किस लिए कर दी? कोई मतलब थोड़ी आप कंपनियां ला रहे हैं। ये जो बिल आपके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, पूंजीपतियों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, तो पूरे प्रदेश में दो व्यापारी आएंगे, किसानी करेंगे, खेती करेंगे, तो पूरा भंडारण उनके लिए रुका है। ये भंडारण की सीमा उनके लिए खत्म हुई है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि दूसरे ही गोद में बैठ के या दूसरे के भ्रमित होकर के हम बात कर रहे हैं? भाई किसानों को समझा दो ना आप, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। अशोक पांडे साहब, क्यों नहीं समझाते आप? किसान दलालों से बच रहा है। वो निश्चित तौर पे किसी के साथ मिलकर खेती करना चाहेगा तो वो निश्चित तौर पे सूदखोरों से बच रहा है, दलालों से बचाया है हमने। उसके बाद किसान अपनी पैदावार को प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में बेच सकता है। ये कौन सा बुरा कानून है? यहाँ कहाँ पूंजीपति आके कब्जा कर ले रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? बताइए अशोक पांडे साहब, आपसे पूछ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट में किसान पहले वो सूदखोरों के यहाँ जाता था और वो उस तरह के लोगों के, दलालों के बीच चंगुल में फंसता था, खेत बेचता था, आत्महत्याएं हो रही थी। आज अगर वो किसी के साथ मिलकर खेती करता है और उसका फायदा लेता है तो कौन सी बुरी बात है? हमने दलालों से बचाया, ईंधन पशुओं से बचाया है उन्हें। आप मध्य प्रदेश में किसान ने आलू बो लिया था, उसके खिलाफ किसान मुकदमा हो गया, उसके पास जो है रिकवरी आ गई है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना? ये समझने के लिए तैयार होना, ना समझाने के लिए तैयार होने। दिक्कत ये, कपीश जी, इस आंदोलन का कैप्टन कौन है? जी देखिए, जो हमारा देश है ये कृषि प्रधान देश है और किसानों ने ही नेतृत्व संभाल के रखा है। ये स्पष्ट है और साफ है, क्योंकि अभी आपकी रिपोर्टिंग भी आ रही थी, उसमें से देखिए जो पंजाब के किसान हैं उसमें कहा गया कि वो नेतृत्व विहीन है, उनके पास पता नहीं कितने नेतृत्व हैं। तो चीज़ ये है कि ये समझना नहीं चाहते हैं, हम लीगली बात करना चाहते हैं। ये 3 बिल लेकर के आए, एक किसान बिल ले आए, साथ में इन्होंने इनिशियल कमोडिटीज एक्ट में परिवर्तन कर दिया जो कि हमें कालाबाजारी के कानून से बचाता था, तमाम चीज़ों से, और साथ में इन्होंने श्रम कानून को भी परिवर्तित कर दिया। अंजित भाई, मैं बहुत जल्दी में ये आपको बात समझा दे रहा हूँ जी, जल्दी। शायद हो सकता है अशोक भाई भी समझ जाए। देखिए, इस बिल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो एमएसपी का निर्धारण नहीं किया गया है और इस बात को सरकार कहती है कि हमने तो समाप्त भी नहीं किया अगर लिखा नहीं है तो। बात इस चीज़ की नहीं है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट खेती इसी से लेकर के आ रहे हो और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और घराने हैं वो आकर के फार्मर के साथ एएमयू सिग्नेचर करेंगे, हमारे यहाँ देश का 86% किसान जो है वो लघु और सीमित किसान है, तो वो किस तरीके से उनसे बिना एमएसपी के बात करेगा? वो अगर 22 रुपए का मूल्य निर्धारित करे, वो 15 रुपए भी अगर कर लें तो आप एग्जीक्यूशन की कार्रवाई क्यों करेंगे? हम कहते हैं आप उनको करार क्यों देना चाहते हैं, आप उनको संविदा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्योंकि करार और संविदा में अंतर यह होता है कि सारे संविधाएं तो करार होती हैं, लेकिन सारे करार संविदा नहीं होते हैं, क्योंकि अगर इसमें लिखेगा तो वो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई सरकार के वो न्यायालय में जाके करा सकेगा कि हमारे एक्ट में ये प्रावधान था और हमसे जबरदस्ती इन्होंने कम पैसे में लिया है। तो ये इस तरीके से। दूसरी चीज देखिए, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है वो इतना कड़ा बना दिया गया कि किसानों की खेती इन्हें 4 गुने पे लेनी पड़ रही है, उसे जो है नौकरी भी देनी पड़ रही है। तो एक नया तरीका फार्मूला लेकर के आए हैं और ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि किसानों को उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। तीसरी चीज सुन लीजिए, जो भंडारण की इनको सुविधा दे दी गई, अगर ये भंडारण स्वयं करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले रहेगा उसमें तो ये स्वयं कर लेंगे, और जो किसान इनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा उनके आलू को, उनके चीजों को, उनके प्रोडक्शन को ये हाई रेट पे अपने यहाँ रखेंगे और उनका फ्री में ले लेंगे माल।
तीसरी चीज आपको मैं बता दूं कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में इन्होंने परिवर्तन कर दिया, उसमें यह कर दिया कि जो 24 वस्तुएं थी, आवश्यक वस्तुएं, उनको पूरे साल व्यापारी जो है वो अपने भंडारण कर सकता है, यानी खुली लूट की छूट दे दी गई। केवल 2 अवस्था में वो नहीं कर पाएगा, एक युद्धरत जब होगा हमारा देश, और दूसरा अगर हमारे देश पे कोई आपदा काल है। तो इसके मतलब बाकी दिनों 365 दिन जो है खुली लूट की छूट दे दी गई है, और इससे किसान ही नहीं प्रभावित होगा, इससे जन जन भारत का प्रभावित होगा। इसीलिए आज आलू 60 रुपए किलो बिक रहा है। सौरभ, तो इन बातों को समझिए। श्रम कानूनों में परिवर्तन करके इन्होंने जहां तक 100 के नीचे वाला था, अब उसको 300 कर दिया। आता हूं, 2 लोग और हैं सर। सौरभ वासु जी, मुझे एक बात बताइए, सोचिए ये कितना गहरा धक्का दे रहे हैं क्या किसानों के पास? हाँ जी जी, सुनाई नहीं दिया, फिर से बताएं। सौरभ जी, कानूनी रास्ता है क्या कोई किसानों के पास? हेलो, देखिए ये जो बिल आया है, इसमें जो इन्होंने बताया कबीर जी ने इस चीज़ को, कि इसमें एमएसपी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो कानूनी रास्ता इनके पास इनको दे दिया गया है, वो इमीडिएट इसमें जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पावर दे दिया गया कि आप जाके इसमें कंप्लेन करिए और तुरंत उसका 1 महीने के अंदर निस्तारण होगा। ये सारी प्रावधान दी गई है। इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो होर्डिंग की बात हो रही है, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने पूरा का पूरा माल खरीद लिया मार्केट से और आप अपने पास रख रहे हैं, तो आपके पास एक कंट्रोल हो जाता है कि आप किस रेट में उसको मार्केट में फिर उसको सप्लाई करेंगे। तो डिमांड के हिसाब से वो अपना सप्लाई करेंगे या उसको अपने हिसाब से वो मार्केट प्राइस राइज करेंगे। आपने लिया तो किसी दाम पे किसानों से, आप बाद में मार्केट में इन्फ्लेट कर देंगे उस रेट को। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, जो कि इस पे कोई इसका नियंत्रण नहीं है कि लीगल तौर पे उस पे कैसे उसको लड़ा जा सकता है। आपके पास किसानों के पास जो इसमें प्राविधान दी गई है, जो उनके बेनिफिट्स हैं, वो यही है कि वो मान लीजिए जो लोन पहले नहीं चुका पाते थे, आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो लोग कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करके उन्होंने माल को सप्लाई ठीक तरीके से दिया गया। पहले आपका क्या होता था, एक मिनिमम मार्केट रेट पे आपको खरीद लिया जाता था, आपको पेमेंट हो जाती थी, पेमेंट के लिए दौड़ना पड़ता था, कभी माल हुआ ना हुआ आपका किसानी के ऊपर इफेक्ट करता था, वेदर कंडीशंस के ऊपर इफेक्ट करता था, आपका ये बाढ़ आ जाता है, बाढ़ पीड़ित एरिया, बहुत से उसमें प्रॉब्लम्स आती थी। आज ये चीज हो जाती कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक जो मुद्दा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपने ले लिया है, तो आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे वो आ जाता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया। आपके पास अजय वर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए। अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका। कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपके ऊपर है कि आपने कैसे। बीजेपी ये कह रही है, क्या भड़का रहे हैं किसानों को? बोल रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो अंजीत जी काम ये है कि अपना एजेंडा किसान और अन्नदाता के ऊपर, इनकी हत्या कर दो, इनका हक मार लो, एमएसपी इनको दो मत, और अपना एजेंडा चलाने के लिए सड़क खोद के, आपने देखा कितना क्रूरता, ऐसा तो हिटलर भी नहीं करता था और अंग्रेज भी नहीं करते थे, सड़क खोद के किसानों को आने से रोक दिया गया और बिल्कुल बैरिकेड लगा के, इस तरह की बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी कि जैसे आतंकवादी घुस रहे हो। तो ये सरकार का काम ये है कि ना तो किसानों को हम एमएसपी देंगे, ना उनका हक देंगे, महाराष्ट्र का कपास ना उनका हक देंगे, और उनके किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और ये सारे, अरे आप सुन तो लीजिए जरा, आपको ये नहीं पता कि इस वक्त योगी जी और मोदी जी किसानों के खिलाफ जो कार्यवाही कर रहे हैं, ये भगवान तो भगवान, हिंदुस्तान का भगवान भी माफ नहीं करेगा। ये जो डिक्टेटरशिप किसानों के ऊपर, एक तो रोजी रोजगार उनका छीन लिया, एक उनके फसल के पैसे छीन लिए, एमएसपी आप देंगे नहीं, उनपे अत्याचार, ये तो अंग्रेजों के काल में भी नहीं होता था। 72 घंटे के अंदर अंजीत जी, ये केवल झूठ करते हैं की खरीद और ये केवल झूठ दिखाते हैं, और ये लोग, इनका टारगेट ये है कि किसानों की हत्या करो, किसानों के ऊपर गोली चलवाओ, किसानों के ऊपर लाठी चलवाओ और किसानों को उनके हक से वंचित कर दो।
तो आखिर इस सरकार की रणनीति का हिस्सा है। अजय वर्मा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब चुनाव आते हैं तो ये किसानों एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। उनके अन्नदाता बन जाते हैं। अजय वर्मा जी, एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए। आज इन्हें तो किसानों बीच में चुप करिए जी। मैं चुप करा देता हूं सर। आपको बड़ी किसानों की चिंता हो रही है सर। मैं बताता हूं आपको, 2013 में आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती पर सिफारिश की, ठेके पर खेती कराने की बात का समर्थन किया। 2019 के घोषणा पत्र में आपने एपीएमसी खत्म करने की बात कही ताकि किसान जहां चाहे फसल बेच सकें। 2019 के घोषणा पत्र में आपने कहा कि एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 1955 पुराना होना चाहिए, हो गया है और इसे सिर्फ आपात जरूरतों के लिए होना चाहिए। आपने तब एमएसपी मेंटेन करने की गारंटी कहां दी थी? तब तो आप इसी कानून का समर्थन कर रहे थे। तब आपको किसानों की याद नहीं आ रही थी? देखिए अंजीत जी, हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का टारगेट किसानों के सारे हितों की लड़ाई लड़ना था। हम उसकी तो हम जो चाहते आपके थे कि घोषणा पत्र में था वो कौन से समर्थन मूल्य मिले और लड़ रहे किसानों थे के हितार्थ और काम हो। लेकिन ये सरकार दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है। हम हिंदुस्तान के हर स्टेट के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अन्नदाता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो हमारे उसमें होता है हम उसे करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि झूठ बोल के वोट ले लेंगे और किसानों के हितार्थ लाठी चलवाएंगे, सड़क खुदवा देंगे और उनके ऊपर गोली चलवाएंगे। अरे अजय जी, हमने पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ किया। ये मत भूलिए, 40,000 करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमने मध्य प्रदेश में आते ही, हमने राजस्थान में आते ही, हमने झारखंड में आते ही अपने किसानों का कर्जा माफ करा, पैसा दिया। चलिए सर, आप लोग हितैषी हैं, लेकिन आज सड़क पर किसान है, उनकी भी आप लोग सोच लीजिए। चेक भी हमने आपको दिखाई दिया। दिक्कत तो इस बात की है कि मध्यस्थता करने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। विनोद जी, मुझे बताइए आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति ये है, किसान को मारने की कोशिश की जा रही है। किसान अपनी बात कहने के लिए राजधानी में, दिल्ली में जाने की बात करता है, उसे प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, लाठी चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं। किसान कहाँ जाएगा बात? अपनी अगर किसान की समस्या है तो वो किससे कहने जाएगा? अब देखिए, क्रांति यात्रा हुई, अब दोबारा हुआ, क्या मतलब है इस बात का कि किसान कहाँ जाएगा? पीड़ित आदमी कहाँ जाएगा? सरकार बनाता है। विनोद जी, मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली आना चाह रहे थे, आपको एक आ गया, बुराड़ी चले जाइए, वहाँ बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर आप बात करिए, आपसे बात की जाएगी 3 तारीख को। चलिए, बुराड़ी में भी हमने मान लिया कि हम बुराड़ी जाना चाहते हैं, हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, सरकार जो कह रही है वो कर, लेकिन सरकार बैठ के बात तो करे किसान प्रतिनिधियों से, किसान से बैठ के बात तो करे, भाई आपकी क्या दिक्कत क्या है, समस्या क्या है आपकी, आप इस बिल से क्यों परेशान है, समझाओगे ना। लेकिन समझाने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, लाठियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, ये क्या मतलब होता है? विनोद जी, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि किसानों के एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मेंटेन रहेगा, फिर भी आपको यकीन नहीं है? प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से कैबिनेट में बिल पास हुए हैं, उसी तरीके से कैबिनेट में ये बिल पास कर दें। मैं आपको बता दूं कि एमएसपी से नीचे अब भी गन्ने की खरीद हो रही है। आप जाइए, अपने कैमरामैन लेके जाइए, सरकार के प्रतिनिधि जाए, आप देखिए 325 रुपए गन्ने का मूल्य है, अब भी 200 रुपए में, 175 रुपए में, 225 रुपए में गन्ने का मूल्य गन्ना खरीदा जा रहा है। कहाँ एमएसपी रह गई है? आप वही सरकार है, प्रशासन है, शासन है, सब कुछ एजेंसी आपके पास है, आप सर्वे करा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।